कुछ और बहुमूल्य प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। देखिए, कोई भी अगर एलिमेंट होता है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का होना, है ना। ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हर एक मेटल के छोटे पार्टिकल में होते हैं, है ना। तो उसी पे आधारित ये प्रश्न है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, है ना, यदि किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर अगर हम कहें तो, और उसके जो उसकी जो द्रव्यमान संख्या है ना, एटॉमिक मास अगर हम कहें तो कितना है, 40 है। और ये है आपका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है आपका 15। तो उसका उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो याद रखिए कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, माइनस परमाणु क्रमांक। अगर आपको ये चीज़, आपको सूत्र आप इसको कहीं भी लिख लीजिए कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु क्रमांक लिख देंगे, उससे हमारा आ जाएगा। आप देख सकते हैं 40 में से अगर हम यहाँ पर 15, अगर हम 15 लेस कर दें यानी 15 घटा दें तो हमारा 25 आ जाएगा, और 25 भी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखिए यानी ए बी सी आपका नहीं आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सभी जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दाएं नीले से शुद्ध रुधिर यानी ब्लड जो है हमारे हमारे देखिए जो है हमारा हार्ट जो होता है उसमें चैम्बर्स बने होते हैं। तो अगर कह रहा है कि दाएं यानी राइट वेंट्रिकल से हमारा जो अशुद्ध रुधिर यानी इम्प्योर ब्लड है ना, वो किस अंग में चला जाता है, क्या फेफड़े में, हृदय में, यकृत में, त्वचा में चला जाता है। तो आपको बताना है, तेजी से आप सभी लोग आंसर करते रहिए, बिल्कुल तेजी से आंसर करेंगे आप सभी, बिल्कुल। तो याद रखना आपको कि फेफड़े से चला जाता है, यानी आपका राइट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो फेफड़े में चला जाता है। याद रखना है आपका फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना, और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अच्छा ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा दी कि बहुत तेजी से रिवीजन करवाएंगे और बिल्कुल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, क्या उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या साउंड एनर्जी होती है, क्या उसमें केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होती है। आपको बताना है, तेजी से बताइए, आप सभी लोग बताइए कौन सी ऊर्जा उसमें होती है। याद रखिए कि आप पहले ये जानिए कि पेट्रोल क्या है, ये भी एक केमिकल ही है, और केमिकल से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। कोई भी केमिकल के बर्निंग पर केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो रासायनिक ऊर्जा जनरेट होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़ी ही है। विद्युत ऊर्जा तो आप देखिए थर्मल पावर से बनता है, कोयले के जलाने से जो है विद्युत ऊर्जा बनती है। या मैकेनिकल एनर्जी अलग है, साउंड एनर्जी अलग है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए भले ही आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी आप प्रश्नों को नोट करते रहेंगे सभी बच्चे, प्रश्नों को नोट करके आगे बढ़ते रहेंगे। लिखा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। याद रखिए चूना आप सभी लोग जानते हैं, चूना जिसको लाइम कहते हैं, LIME उसकी इंग्लिश होती है, लाइम यानी चूना। आप देखते हैं जो लोग पान खाते हैं, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि जो लोग पान खाते हैं वो चूना खाते हैं।
पहले के समय में जब थोड़ा सा इस तरह की वॉल पुट्टी, पेंट, प्राइमर इस तरह का वॉल दीवारों पे नहीं लगता था, लोगों के घर पर चूने की पुताई होती थी, है ना, वाइट वॉशिंग करते थे, है ना, वाइट पेंटिंग करते थे। उस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि चूना आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला उसके लिए क्या है, तो आप सभी को Na2CO3 नहीं, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, COH का होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कि CaO है, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपको बताना है। चलिए बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिए कि चूना पत्थर, यानी अगर हम चूने के पानी की बात करेंगे तब हम इसके साथ जाएंगे, है ना, लेकिन ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर हम चूना पत्थर की बात करेंगे तो CaCO3 हमारा जो है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यही जो है चूने पत्थर का, यानी आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन है बेटा। कल से आपकी CHS की बुक से हम क्वेश्चन लेंगे और 1 बाय 1 लेसन बाय लेसन पढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए जो है आपका, आज के लिए जो है साइंस का इम्पोर्टेंट क्विज है आप सबके सामने। तो ये चीज़ जानिए कि CaCO3 यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो है चूना पत्थर है, यानी जो आपका लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन यानी चूना। आप देखिए चूना जब पत्थर रहता है, एक बुझा हुआ चूना रहता है, तो उसका अलग सूत्र CaO, है ना, और फिर इसके बाद OH का होल ट्वाइस ऐसे करके रहता है उसका सूत्र। लेकिन अगर हम चूना पत्थर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में, लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी उष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो आप सभी को बताना है, तेज़ी से आंसर करते रहिए, बिल्कुल तेज़ी से आंसर करते रहिए। याद रखिए कि आपका सोलर सेल से एनर्जी, देखिए जब सोलर सेल हम चार्ज करते हैं, धूप में रखते हैं, तो उसके बाद हमारा, आप लाइट उससे जलाते हैं, बहुत लोग बैटरी भी चार्ज करके अपना इन्वर्टर की तरह उसको जो है करंट, बैटरी में संचित हो जाती ऊर्जा, तो बाद में उसको जो है इन्वर्टर की तरह जो है यूज करते हैं, है ना। और बहुत सारी लाइट्स आप देखते हैं, सोलर लाइट्स होती है, तो वो जो चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर ए के साथ, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है। देखिए भैया, IMP क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। हाँ, लिखा है पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। ये रोग जो है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? क्या विटामिन ए के, विटामिन बी के, विटामिन डी, विटामिन सी की कमी से होता है? सभी लोग तेजी से आंसर करते रहेंगे बेटा। किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए कि हमेशा याद रखिए कि विटामिन बी की कमी से आपका ये रोग होता है ना। तो विटामिन बी की कमी से आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। विटामिन डी की, विटामिन सी और विटामिन ए की कमी से ये रोग नहीं होता है ना, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन आलू में होता है, अदरक में होता है, और शकरकंद में और गन्ने में वर्धी प्रजनन की बात कर रहा है। चलिए तेजी से आंसर सभी लोग करते रहिए, बिल्कुल। वर्धी प्रजनन, जैसे अब जैसे जड़ है, ये जड़ है, इस तरह से जड़ है, इस तरह से जड़ है, इस तरह से जड़ है। अब ये जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन, इस तरह का जो इसमें स्ट्रक्चर बन जाता है, ये जो है वर्धी प्रजनन का जो है उदाहरण है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर उसमें बन जाता है, आप जानते हैं कि ऐसा जो होता है शकरकंद में होता है, ऐसा जो होता है शकरकंद में होता है और जड़ों में होता है। इस चीज़ को आप जानिए। तो वर्धी प्रजनन जो है आपका शकरकंद, यानी जिसको हम कहते हैं टर्निप, याद रखिए टर्निप हम कहेंगे इसको, टर्निप में जो है वर्धी प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कह रहा है, देखिए वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। आलंब एवं आयाम, देखिए जहाँ बल लगाते हैं और जहाँ जो है, जहाँ मध्य बिंदु होता है, जहाँ से उसका संचालन, आप जैसे सरौते में ही ले लीजिए, सरौते में ही ले लीजिए, ये जो है सरौता है, और इसमें देखिए जो है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आलंब लगेगा, यहाँ आयाम होगा और यहाँ बीच में बल लग जाएगा, है ना। तो अब इसके बारे में आपको कह रहा है कि उत्तोलक यानी उस लीवर की बात कर रहा है कि जिसमें आलंब एवं आयाम, है ना, आलंब एवं आयाम, बिल्कुल। कह रहा वह उत्तोलक जिसमें, क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिए, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है तो हैंडपंप, चाकू, फावड़ा नहीं होगा। यहाँ पर ट्रॉली आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी लोग जाएंगे, यानी आलंब एवं आयाम के मध्य में भार होता है, आलंब एवं आयाम के मध्य में भार होता है। आपको याद रखना, आलंब एवं आयाम के मध्य में भार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत ऊर्जा को यंत्र यानी यंत्र चलाने वाली ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में डायनमो, विद्युत मोटर, सोलर सेल, सितार, है ना। आपको बताना है तेजी से आंसर, सभी लोगों को तेजी से आंसर बताना है, बिल्कुल तेजी से बताते रहिए आंसर, बिल्कुल। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? सोलर सेल करता है, बिल्कुल। सोलर सेल जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सोलर सेल क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर तेजी से, है ना। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अम्ल वे हैं, बिल्कुल अगला और आखिरी प्रश्न भी है ये, है ना। तो जो बच्चे तेजी से आंसर कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, आप सीख रहे हैं। देखिए अभी तो आप एक व्यू ले रहे हैं कि जिस तरह से आप जो है किस तरह से आपके सामने प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको जो है इस तरह का प्रश्न आपको करवाया जा रहा है। बहुत बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर अभी तो ये क्वेश्चन आया नहीं, ये क्वेश्चन पेपर है बेटा, उसके थ्रू मैं यहाँ सोल्यूशन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में पूरे बुक का भाई डिटेल आपको, उसमें से हर टॉपिक से आया होगा प्रश्न, तो उस हिसाब से आपको में भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो है ये हम तो पढ़े नहीं हैं, कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, जब आपको क्लास आपकी कल से प्रॉपर जो है बिल्कुल 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो आप चलिए देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल तेजी से आंसर सभी लोग करेंगे, है ना। बिल्कुल याद रखिए कि जब भी आपको पूछे कि अम्ल, है ना, अम्ल जो है याद रखिए कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है ना, H2, है ना, SO4। इसमें क्या है भाई आप बताओ हमको, ये अम्ल है, इसमें H ही तो रिलीज हो जाएगा, तो यह H रिलीज हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे क्षार रहता, अगर हमारा क्षार रहता तो यहाँ पर OH आयन देता, यहाँ पर OH आयन रिलीज कर देता। याद रखिए अगर क्षार रहता, बेस रहता, जैसे डिटर्जेंट होता है और सारी चीज़ें, तो यहाँ पे क्षार के लिए OH रहता, और अगर अम्ल है यानी एसिड है तो उसके लिए जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वो करता है। तो आपको आ गया होगा आसानी से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।